हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है अरिहंत एनसीईआरटी साइंस में जो है आज हम लोग रसायन विज्ञान में जो है अध्याय 2 को देखने वाले हैं। और 2 जो है आपके पदार्थ का भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन तथा पृथक्करण है आपका। ठीक है, तो चलिए अध्याय 2 को देखते हैं, रसायन विज्ञान के दूसरे अध्याय को। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जो भौतिक परिवर्तन के लिए सत्य है। भौतिक परिवर्तन के लिए कौन से कथन आपका सही है? तो भौतिक परिवर्तन जो है अस्थायी होते हैं तथा उत्क्रमित हो सकते हैं, यह कथन आपका सही है। यानी भौतिक परिवर्तन के संबंध में पहला कथन आपका सही है। तो देख सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन के लिए सत्य है। भौतिक परिवर्तन प्रायः जो है अस्थायी होता है। परिवर्तन केवल तभी तक होता है जब जो है ताकि परिवर्तन का जो है कारण रहता है। परिवर्तन का कारण हट जाने पर जो है परिवर्तन उत्क्रमित अर्थात पहले के मूल स्थिति में जो है चला जाता है, अर्थात भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है आपका। ठीक है, भौतिक परिवर्तन के दौरान ऊर्जा न तो अवशोषित होती है न ही जो है उत्सर्जित। ठीक है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी जो है रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। यही होती है आपकी भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन के संबंध में पहला कथन आपका सही है। ठीक है, आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना। सूची 1 में प्रक्रम है, 2 में आपके परिवर्तन है। तो देखा जाए तो मोमबत्ती का जलना यह क्या होगा? आपके भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, विद्युत बल्ब के तंतु का चमकना, विद्युत बल्ब के तंतु का चमकना यह क्या होगा आपके? तो भौतिक परिवर्तन। मैग्नीशियम तार का जलना यह क्या होगा आपका? तो रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना यह क्या होगा? संक्षारण और रासायनिक परिवर्तन। संक्षारण भी होता है और उसका रासायनिक परिवर्तन भी होता है। जंग लगकर जो है संक्षारण होता है आपका। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित कथन जो है कथन ए और कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए कहता है कि तपित किए जाने पर नीले कॉपर सल्फेट का जो है काले क्यूप्रिक ऑक्साइड में जो रूपांतरण होना एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, यह कथन आपका गलत है। पहला कथन आपका गलत है। ठीक है, कोई परिवर्तन है जिसमें जो है रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यह कथन सही है आपका। ठीक है, कथन ए आपका गलत है, आर आपका सही है। ठीक है, देख सकते हैं कि तपित किए जाने पर नीले कॉपर सल्फेट का जो है काले क्यूप्रिक ऑक्साइड में जो है रूपांतरण होना एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में जो है रासायनिक संगठन परिवर्तित होता है, यह जो है अस्थायी परिवर्तन होता है। इसके अतिरिक्त वह जो है परिवर्तन जिसमें जो है रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यह अस्थायी परिवर्तन होता है, यानी रासायनिक अस्थायी और भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है आपका। ठीक है, तो इसमें कथन ये आपका गलत है और आर आपका सही है। ठीक है, आगे के निम्नलिखित में से कौन से जो है रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन यह नहीं है आपका, यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, भौतिक है। ठीक है, बर्फ का गलना ये भी भौतिक है। दूध का जो है स्कंदन यह जो है आपका क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है आपका। ये और दो आपके भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है आपका। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित परिवर्तनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित परिवर्तनों पर विचार कीजिए कि NH4Cl का ऊर्ध्वपातन, आयोडीन का ऊर्ध्वपातन, लोहे के टुकड़े का जो है चुंबकन और जल में शर्करा का घुलना, इसमें जो है रासायनिक परिवर्तन कौन से हैं? इसमें देखा जाए रासायनिक परिवर्तन कौन से है तो केवल एक है आपका। इसमें सिर्फ जो रासायनिक परिवर्तन एक है, NH4Cl का जो है ऊर्ध्वपातन रासायनिक परिवर्तन है। बाकी इसमें जितने भी दिए गए आपके भौतिक परिवर्तन है। तो देख सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl का ऊर्ध्वपातन जो है रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड के ऊर्ध्वपातन के समय जो है दो नए पदार्थ यानी अमोनिया गैस तथा हाइड्रोजन जो है क्लोराइड गैस बनती है। आयोडीन का ऊर्ध्वपातन, लोहे के टुकड़े का जो है चुंबकन तथा जल में जो है शर्करा का घुलना भौतिक परिवर्तन के उदाहरण, क्योंकि इन सभी में जो है किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन एवं गुणों में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए भौतिक है। कथन एक आपके रासायनिक परिवर्तन आपके। ठीक है, आगे के कथन ए और कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन ए कहता है
पहला कथन कहता है कि द्रव में भौतिक परिवर्तन इसके जो है संगठन और प्रकृति में जो है परिवर्तन लाते हैं, यह गलत है आपका। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में जो यह आपके गलत है। आर कहता है कि भौतिक परिवर्तन में जो है अवस्थाओं तथा रंग में जो है अनंत परिवर्तन होता है आपका, यह सही है आपका। देख सकते हैं कथन ए गलत है परंतु आर सही है। द्रव में जो है रासायनिक परिवर्तन इसके जो है संगठन और प्रकृति में जो है परिवर्तन लाते हैं, यह अस्थायी परिवर्तन होता है। इसके अतिरिक्त जो भौतिक परिवर्तन में जो है अवस्थाओं यानी आकृति माप होता है तथा जो है रंग में अंत परिवर्तन होता है। तो देखा जाए तो कथन ए गलत है और आर कारण आपका सही है आपका। ठीक है, आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को देखना है। तो सही कथन हो जाएगा कि जल का जो है बर्फ में जमना रासायनिक परिवर्तन है, यह गलत है क्योंकि यह भौतिक है। ठीक है, सही देखना है आंतरिक आणविक के संगठन में जो है उत्पन्न परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, यह कथन आपका सही है। किसी रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ प्राप्त होते हैं, ये भी सही है आपका। आकृति माप और अवस्था में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन, यह गलत है क्योंकि ये आपके भौतिक परिवर्तन है। तो देखा जाए तो 2 और 3 कथन आपके सही हैं। ठीक है, आगे है कि निम्न में से कौन से रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करते हैं। रासायनिक परिवर्तन को कौन निरूपित करते हैं, तो देखा जाए तो लोहे का जो है चुंबकन, यह नहीं है आपका। ठीक है, द्रव का संघनन, ये भी नहीं है। ईंधन का ज्वलन, यह आपका है रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना, यह रासायनिक परिवर्तन है। लोहे का चुंबकन और द्रव का संघनन जो आपके भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, आगे कि मिश्रणों और यौगिकों के गुणों के संदर्भ में जो है निम्न से कौन से कथन सही नहीं है। मिश्रणों और यौगिकों के गुणों के संदर्भ में कौन से कथन आपके सही नहीं है, तो देखा जाए तो कौन से सही नहीं है आपके। तो मिश्रण अपने अवयवों के गुणों को जो है दर्शाता है, लेकिन जो है किसी यौगिक के गुण उसके जो है अवयवों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, सही आपका। मिश्रण समांगी और विषमांगी हो सकता है लेकिन यौगिक समांगी पदार्थ है, यह सही आपका। गलत देखना है, मिश्रण के अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है लेकिन यौगिकों के अवयव को नहीं किया जा सकता, ये भी सही आपका। तो मिश्रणों और यौगिकों के गुणों के संदर्भ में जो आपका डी कहता है कि किसी मिश्रण के बनाने के दौरान ऊर्जा या तो अवशोषित होती है या जो है निर्मुक्त, लेकिन यौगिक के बनाने में ऐसा नहीं होता, यह कथन आपका गलत है। क्यों गलत है, आगे कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है ये कि यौगिक में नहीं होती है के लिए जो कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, तो देखा जाए तो यौगिक के सभी कण जो है केवल एक प्रकार के होते हैं, यह सही है आपने। ठीक है, देख सकते हैं कि यौगिक की विशेषता नहीं है, यानी बी यौगिक की विशेषता नहीं है, जबकि ए सी और जो है डी यौगिक की विशेषता है। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में जो है रासायनिक संगठन से जो है बना होता है। इसके भौतिक और रासायनिक के जो है घटक उसके तत्वों के गुण धर्मों से जो है भिन्न होते हैं। यौगिक के सभी कण जो है भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, आपका कथन 2 आपका सही है इसमें। आगे है कि विलयन के गुणों के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। विलयन के गुणों के संदर्भ में जो है कौन से कथन इसमें सही है, तो देखा जाए तो विलयन एक समांगी मिश्रण है जिसमें जो है विलय तथा विलाय के कोनों का जो है आकार लगभग समान होती है, सही आपका। विलयन में जो है विलय के कोनों का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है, अतः जो है विलयन के कोनों को जो है आंख या सूक्ष्मदर्शी से जो है नहीं देखा जा सकता, यह सही आपका। विलयन जो है प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करता क्योंकि विलयन के कण जो है अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, ये भी सही आपका। ठीक है, विलयन के गुणों के संदर्भ में तीनों सही है। चौथा कहता है कि विलयन के कण अस्थायी होते हैं, अतः विलयन में से जो है विलय के कणों को जो है समान प्रक्रिया द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, ये भी कथन आपके सही है। सभी कथन इसमें सभी सही आपके विलयन के गुणों के संदर्भ में आपका। ठीक है, आगे कि टिंडल प्रभाव के संदर्भ में जो है कौन से कथन आपका सही है, तो लवण का विलयन जो है टिंडल प्रभाव दर्शाता है, यह सही नहीं है। चीनी का विलयन जो है टिंडल प्रभाव दर्शाता है, ये भी सही नहीं है। कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाता है, ये भी सही नहीं है। स्टार्च विलयन जो है टिंडल प्रभाव दर्शाता है, यह कथन आपका सही है। तो देखा जाए तो कथन 4 ही सिर्फ इसमें सही है आपका। ठीक है, टिंडल प्रभाव के संदर्भ में जो है कथन 4 सही है जबकि 1, 2, 3 गलत है। टिंडल प्रभाव वह विलयन दर्शाता है जिसमें जो है निलंबित के कण उपस्थित होते हैं। स्टार्च के विलयन में जो है निलंबित कण उपस्थित होते हैं, इसलिए यह जो है
टिंडल प्रभाव दर्शाता है, जबकि लवण का विलयन, चीनी का विलयन और कॉपर सल्फेट के विलयन में जो है निलंबित कण अनुपस्थित होते हैं, इसलिए यह जो है टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है आपका। ठीक है, आगे के निम्नलिखित से कौन से कथन सही है, कौन से कथन इसमें देखा जाए तो कौन से कथन सही है आपके, तो टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश के परावर्तन के कारण प्रकट होते हैं, यह जो है गलत है, सही कथन देखना है इसमें। ठीक है, देखा जाए तो टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश के विवर्तन के कारण प्रकट होते हैं, ये भी गलत है। टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश के ध्रुवीकरण के कारण प्रकट होते हैं, ये भी गलत है। टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकट होते हैं, यह कथन आपका सही है आपका। ठीक है, आखिर है कि पदार्थों के पृथक्करण के संदर्भ में जो निम्नलिखित पर विचार कीजिए और पृथक्करण की विधि है, यानी कौन सी इसमें पृथक्करण की जो है विधि है, तो देखा जाए तो निष्पादन यह नहीं है, निस्तारण यह है आपका। ठीक है, और निस्पंदन यह है आपके। तो देखा जाए तो पदार्थों के जो है पृथक्करण के संदर्भ में जो है कौन सी पृथक्करण की विधि है, तो निस्तारण और निस्पंदन है आपका, निष्पादन आपका नहीं है आपका। ठीक है, देख सकते हैं कि निस्तारण और निस्पंदन जो है पदार्थों के पृथक्करण की विधियां हैं। निस्तारण विधि से जो है ठोस को तरल पदार्थ से या जो है अमिश्रणीय तरल पदार्थ को जो है पृथक करने की विधि है। इसमें जो है अवसादित पदार्थ को छेड़े बिना जो है ऊपर से द्रव को जो है किसी दूसरे पात्र में डाला जाता है। ठीक है, निस्पंदन विधि तरल पदार्थ से ठोस पदार्थ पृथक करने की प्रक्रिया है। इसमें जो है पदार्थ यानी निस्पंद को जो है छिद्रों से जो है होकर गुजारा जाता है, पृथक किया जाता है। ठीक है, आगे की आसवन के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आसवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से कथन सही नहीं है उसको देखना है। आसवन के संदर्भ में तो आपका जो है कौन सा सही नहीं है, तो आसवन जो है मिश्रित द्रव के अवयवों को पृथक करने की विधि है, यह सही आपका। यह पृथक्करण की रासायनिक विधि है, यह गलत है, यह रासायनिक विधि नहीं है, यह आपके भौतिक विधि है आपका। ठीक है, आगे की प्रभाजी आसवन जो है निर्वात आसवन और भंजन आसवन के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पर विचार करके देखना है कि कौन से कथन इसमें सही है। तो प्रभाजी आसवन आसवन जो है मिश्रण से क्वथनांक भिन्न द्रवों को जो है पृथक किया जा सकता है, यह सही आपका। निर्वात आसवन से जो है भवके तथा जो संघनित्र के भीतर की आयु जो है पंप द्वारा निकाली जा सकती है, ये भी सही आपका। कोयले का जो है आसवन भंजक आसवन का उदाहरण है, ये भी कथन आपका सही है। तीनों कथन प्रभाजी आसवन, निर्वात आसवन और भंजन आसवन के संदर्भ में जो है आपका सही है आपका। ठीक है, आगे के निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, कौन से कथन आपके सही नहीं है, तो देखा जाए तो किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है, यह सही आपका। किसी विलयन में जो है विलयों के योग से इसका जल जो है विभव बढ़ जाता है, यह कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, किसी विलयन में जो है जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में जो है वाष्प दाब की जो है तुलना में निम्न होता है, यह सही आपका। जब किसी विलयन को जो है एक अर्ध परागमय झिल्ली द्वारा जो है जल से अलग किया जाता है, तो विलयन पर जो है दबाव देने से जल के प्रवाह को जो है रोका जा सकता है, यह सही है। तो सही नहीं है, तो सिर्फ आपका कथन 2 जो आपका सही नहीं है, क्योंकि किसी विलयन में जो है विलयों के योग से इसका जो है जल विभव बढ़ जाता है, यह सही नहीं है। ठीक है, आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है उसको देखना है। तो परासरण के प्रकार में जो है विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जो है जाता है, यह सही नहीं है। प्रतिलोम में परासरण में जो है तनु घोल पर जो है बाह्य दाब लगाया जाता है, ये भी कथन आपका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, तो देख सकते हैं कि प्रश्न में दिए गए दोनों कथन सही नहीं है। परासरण के प्रकार में जो है किसी भी विलायक में प्रवाह प्रसारण तंतु विलयन से जो है सांद्र विलयन की ओर होता है आपका। ठीक है, जबकि उसमें देता था आपका कि तनु घोल की ओर होता है, इसलिए वह गलत था। प्रतिलोम में परासरण में जो है बाह्य दाब सांद्र विलयन पर लगाया जाता है। सांद्र विलयन पर बाह्य दाब लगाकर उसमें जो उपस्थित विभिन्न प्रकार के अणुओं एवं आयनों को जो है
विलयन से पृथक किया जा सकता है। इस तरह से देखा जाए तो कथन 1 और 2 आपके सही नहीं है। आगे के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? अलवणीकरण समुद्री जल, प्रतिलोम परासरण पेयजल, विकृतीकरण प्रोटीन, पाश्चुरीकरण चाय। कौन से आपके सही नहीं है? तो पाश्चुरीकरण चाय या सही नहीं है आपका। ठीक है, बाकी जितने भी दिए गए हैं वह सही है। आगे है कि कथन ए और कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखा जाए तो उच्चतर तापमानों पर जो है रासायनिक अभिक्रियाएं तीव्रतर हो जाती है। ठीक है, ये सही आपका। उच्चतर तापमानों पर जो है आणविक गति और जो है तेज हो जाती है, ये भी सही है। यानी ए और आर आपके सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है आपका। ठीक है, आगे है कि कथन ए और कारण आर को पढ़िए और सही कथन को देखना है। एक कथन कहता है कि एक गिलास पानी में जो है नमक का घोल जो है समरस होता है। आर कहता है कि पूरे हिस्से में जो विभिन्न संगठन वाला घोल जो है समरस होता है। तो ये दोनों में देखा जाए तो दोनों कथन सही है, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है आपका। आगे कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन इसमें सही है? तो देखा जाए तो क्वथन और वाष्पन दोनों जो है सतही परिघटनाएं हैं, यह सही नहीं है। क्वथन एक सतही परिघटना है, परंतु वाष्पन एक स्थूल परिघटना, ये भी सही नहीं है आपका। ठीक है, क्वथन और वाष्पन दोनों जो स्थूल परिघटना, ये भी सही नहीं है। क्वथन एक स्थूल परिघटना है, किंतु वाष्पन एक जो है सतही परिघटना है, यह कथन आपका सही है आपका। ठीक है, क्वथन और स्थूल जो है परिघटना है, जबकि वाष्पन एक जो है सतही परिघटना है, क्योंकि वाष्पन से में जो है अधिक ऊर्जा मुक्त अणु द्रव की सतह से जो है गैसीय अवस्था में चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है क्वथन में वाष्पन की क्रिया जो है सारे स्थूल में होती है तथा वाष्प जो है मुक्त रूप से आसपास फैल जाती है। ठीक है, तो देखा जाए तो कथन इसमें डी आपके सही है। ठीक है, आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परासरण के प्रकरण में जो है विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है, सही कथन देखना है। प्रतिलोम परासरण में जो है तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है, तो न ही एक सही है और न ही दो सही है। तो क्यों सही नहीं है? तो दिए में न तो एक सही है और न ही दो, क्योंकि परासरण के प्रकरण में किसी भी विलायक में प्रवाह यानी प्रसरण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होता है आपका। ठीक है, तथा प्रतिलोम परासरण में जो है बाह्य दाब सांद्र विलयन पर लगाया जाता है। सांद्र विलयन पर बाह्य दाब लगाकर उसमें जो है उपस्थित विभिन्न प्रकार के अणुओं एवं आयनों को विलयन से जो है पृथक किया जाता है। इस तरह से देखा जाए तो कथन 1 और न ही 2 सही आपका।